देखो अब जो हम लोग करेंगे इसमें आगे, तो अब इससे रिलेटेड हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस को करेंगे, जिससे कि हम लोग बुक के सम्स को हम लोग आसानी से हम लोग क्या कर सके, टैकल कर सके। तो पहले हम लोग उन सभी क्वेश्चंस को करेंगे, उसके बाद बुक के सम्स में हम लोग आएंगे। जैसे क्वेश्चन है कि एक ठोस बेलन, क्वेश्चन है कि एक ठोस बेलन है ना, एक ठोस बेलन के आधार का व्यास, एक ठोस बेलन के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 21 सेंटीमीटर हो तो क्या बोला। सबसे पहला बात बोल रहा है क्या कि ये एक ठोस लोहे का बेलन, मान लो कि एक ठोस लोहे का बेलन है ना, एक ठोस लोहे का बेलन के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 21 सेंटीमीटर हो तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि उस बेलन के वक्रतल का क्षेत्रफल निकालो। मतलब उसका वक्रतल का क्षेत्रफल निकालना है। दूसरा, उस बेलन के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल निकालना है। मतलब यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया और यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया हमको निकालना है। फिर तीसरा बोल रहा है क्या कि उस बेलन में कितना लोहा है। यहाँ पे पूछ रहा है कि उस बेलन में कितना लोहा, लोहे का बना है तो कितना लोहा, और पूरी तरह से ठोस है तो कितना लोहा है, ये हमसे पूछा। फिर चौथा क्वेश्चन किया कि उस बेलन के वक्रतल को रंग करने में, उस बेलन के वक्रतल को रंग करने में ये लिखे 0.5 रुपया, मतलब 50 पैसा। यहाँ पे 50 पैसा ही लिख दो। 50 पैसा प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से कितना खर्च होगा। उस बेलन के वक्रतल को रंग करने में 50 पैसा प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से कितना खर्च होगा, ये। फिर बोल रहा है क्या कि उस बेलन के संपूर्ण तल को 1.5 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से पॉलिश करने में कितना खर्च होगा, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि यदि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का वजन 200 ग्राम हो तो पूरे ठोस लोहे के बेलन का वजन ज्ञात। देखो क्वेश्चन हम लोग को जो दिया है कि एक ठोस लोहे के बेलन के आधार का व्यास था 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई था 21 सेंटीमीटर, तो बोल रहा है क्या, तो बताओ उस बेलन के वक्रतल का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो मेंसुरेशन का सवाल जब भी बनाया जाता है तो एक बात तुम लोग अपने दिमाग में बैठा लेना कि बनाया कैसे जाता है। मेंसुरेशन के सवाल में सबसे पहले हम लोग जो क्वेश्चन किया है उसके बारे में हम लोग सोचते हैं, सबसे पहले जो पूछा है उसके बारे में हम लोग सोचते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमको किया था कि बेलन के वक्रतल का क्षेत्रफल निकालो, तो हमसे सबसे पहले सवाल में जो पूछा सबसे पहले उसी के बारे में हम लोग सोचते हैं। सवाल में हमसे पूछा है बेलन के वक्रतल का क्षेत्रफल,
तो सबसे पहले हम लोग उसी को सोचेंगे, सवाल में जो पूछा उसी के बारे में सोचेंगे कि वो निकालेंगे कैसे। तो वक्रतल का क्षेत्रफल पूछा तो अब सोचेंगे कि वक्रतल का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। देखेंगे कि वक्रतल का क्षेत्रफल पूछा तो इसका कोई फार्मूला होता है कि नहीं होता है। तो वक्रतल का क्षेत्रफल का निकालने का कोई फार्मूला होता है, होता है, दिए है। वक्रतल का क्षेत्रफल का निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, यही ना, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, यही मेरा एक फार्मूला होता है वक्रतल के क्षेत्रफल को निकालने का। तो आप देखेंगे कि वक्रतल के क्षेत्रफल को निकालने का अगर ये फार्मूला है तो इस फार्मूले में हमको क्या क्या चाहिए जिससे कि निकल जाए। तो हमको चाहिए अर्धव्यास आर, R1 प्लस R2। देखो तो 2 पाई उस वक्रतल का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला 2 पाई आर एच होता है, सॉरी 2 पाई आर एच, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच हो गया तुम्हारा संपूर्ण तल के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो 2 पाई आर एच होता है इसका फॉर्मूला वक्रतल के क्षेत्रफल को निकालने का। तो अब देखेंगे कि वक्रतल के क्षेत्रफल में मेरा दिया क्या क्या है, क्या क्या चाहिए हमको फॉर्मूले में। तो हमको चाहिए एक आर और एक एच, आर मतलब अर्धव्यास और एच मतलब ऊंचाई। तो अब हम फिर सवाल को पढ़ेंगे और देखेंगे कि जो चाहिए वो हमको दिया है कि नहीं सवाल में। तो हमको चाहिए अर्धव्यास और ऊंचाई। तो देखो हमको अर्धव्यास, ऊंचाई तो दिया लेकिन अर्धव्यास नहीं दिया है, उसकी जगह पे व्यास दिया है। तो क्या हुआ, व्यास दिया हुआ है तो व्यास हम लोग अर्धव्यास निकाल सकते हैं। व्यास का आधा अर्धव्यास होता है, तो व्यास को अगर आधा कर देंगे तो अर्धव्यास मिल जाएगा। व्यास अगर 14 है तो आधा हो जाएगा 7 अर्धव्यास। तो दिया ही है, मतलब कि यहाँ पे लिखेंगे कि बेलन का अर्धव्यास, बेलन का अर्धव्यास तुमको कितना दिया हुआ है, देखो 14 दिया हुआ है व्यास, तो उसको 2 से भाग दे देंगे तो कट जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा बेलन का अर्धव्यास। अब बेलन की ऊंचाई, तो बेलन का जब ऊंचाई हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो बेलन की ऊंचाई मेरा यहाँ पे दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, तो बेलन का आयतन मेरा हो जाएगा, सॉरी बेलन का आयतन नहीं, वक्रतल का क्षेत्रफल पूछा है। तो बेलन के वक्रतल का क्षेत्रफल, तो बेलन के वक्रतल का क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा 2 पाई आर एच। तो 2 इंटू पाई का मान जहाँ जहाँ दिखेगा 22/7, 22/7 बैठाना होगा, चाहे 3.14। तो 3.14 जहाँ इंडिकेट किया वही, नहीं तो हर जगह 22/7 ही बैठता है। इंटू आर, आर का मतलब अर्धव्यास 7 दिया है, एच मतलब ऊंचाई 21 दिया हुआ है, बैठा दिए। अब इसको काटेंगे, 7 से 7 कट गया, कटने के बाद अब जो बचा उसको गुणा कर देंगे। तो 22 और 2 दोनों अगर तुम्हारा इंटू करेगा तो कितना हो जाएगा, 22 और 2 इंटू करके 44, फिर 44 में 21 का इंटू करो। तो 44 से अगर 21 का इंटू करेंगे तो देखो यहाँ पे 44 से 21 का इंटू हो सकता है यहाँ पे, है ना। क्या होगा देखो तुम्हारा 21 से 4 का गुणा करोगे तो 2184 हासिल 8, फिर 2184, 84 और 8 हो जाएगा तुम्हारा कितना, 92, 924 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया तुम्हारा क्या, बेलन के वक्रतल का क्षेत्रफल। आई बात समझ में। अब हमको निकालना है बेलन के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल भी। देखो सेकंड क्वेश्चन में पूछा था कि बेलन के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल कितना है, तो बेलन के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल अब हमको निकालना है। दूसरा क्वेश्चन ये किया, तो फिर देखेंगे कि बेलन के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल पूछा है, मतलब बेलन के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो बेलन के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल अगर पूछा है तो सबसे पहले सोचेंगे कि इसका कोई फार्मूला होता है कि नहीं होता है। तो हाँ, बेलन के संपूर्ण तल का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ये फार्मूला होता है। तो क्या करेंगे, इस फार्मूले में देखेंगे कि हमको क्या क्या दिया हुआ है, जो चाहिए वो दिया है कि नहीं दिया है। तो हमको आर चाहिए और एच चाहिए, आर मतलब अर्धव्यास और एच मतलब ऊंचाई। तो अर्धव्यास भी पता है, ऊंचाई भी पता है, तुरंत निकाल सकते हैं। तो बस मान बैठाना पड़ेगा फार्मूले में। तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर, आर मतलब अर्धव्यास 7, फिर अंदर में फिर 7, आर का मतलब प्लस एच, एच मतलब ऊंचाई हो गया 21। ये 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 21 और 7 जुट करके हो जाएगा 28, 7 से 7 कट गया। अब इसको गुणा कर देंगे तो 22 गुना 44 ये हो जाएगा, और 44 से 28 का इंटू कर दो।
तो क्या होगा देखो, 8 से 4 का 8 चौका 32 का 2 हासिल 3, 8 चौका 32 3 35, फिर 4 दूना 8 4 दूना 8, तो 2 8 5 13 का 3 और 8 3 11 1 12, तो कितना हो गया 1232 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया मेरा संपूर्ण तल का क्षेत्र। अब थर्ड क्वेश्चन किया है कि बताओ कि उस ठोस बेलन में कितना लोहा है। पूछा है कि उस ठोस बेलन में कितना लोहा है, मतलब क्या पूछा, लोहे का आयतन पूछा, उस बेलन का आयतन पूछा। क्योंकि देखो जो बेलन है वो पूरी तरह से उसके कण कण में लोहा बसा है, मतलब कण कण से लोहा बना है, मतलब उसके कण कण में लोहा मिल करके और उसका आयतन बनाया है। किसका, उस बेलन का। तो तुमको कितना से कितना लोहा है ये पूछ रहा है, इसका मतलब क्या पूछा, बेलन का आयतन पूछा। तो हम क्या करेंगे, बेलन का आयतन निकाल देने से हमको पता चल जाएगा कि उसमें कितना लोहा है। तो निकालेंगे बेलन का आयतन, तो आयतन का फॉर्मूला हो जाता है देखो। तो अगर तुमको आयतन निकालना है तो फिर सोचोगे कि आयतन का कोई फार्मूला होता है कि नहीं होता है, तो हाँ, बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो अब देखोगे कि इसके आयतन में जो जो चाहिए हमको वो है कि नहीं है फॉर्मूले में। तो हमको चाहिए आर और एच, आर मतलब अर्धव्यास दिया है, एच मतलब ऊंचाई वो भी दिया है। तो हम क्या करेंगे, अर्धव्यास और ऊंचाई का यूज करके हम लोग आयतन निकाल देंगे। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू आर मतलब अर्धव्यास, अर्धव्यास देखो 7 दिया हुआ है, 7 बैठा देंगे, इंटू ऊंचाई है तुम्हारा 21 बैठा दो। तो ये 7 से 21 काट दो, 3 बार में, एक ही बार में यहीं से। तो ये हो जाएगा 22 इंटू 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 इंटू ये 3। तो देखो अब इसको गुणा करेंगे, तो 22 से पहले 3 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 66, उसके बाद 49 से इंटू कर देंगे। तो 9 6 के 54 का 4 हासिल 5, फिर 9 6 के 54 5 59, फिर 9 6 चौक के 24 का 4 हासिल 2, 6 चौक के 24 2 26, ये हो जाएगा 4। और उसके बाद 9 4 13, फिर 6 5 11 1 12, और फिर ये 2 और 1 3, 3 2 3 4 इतना घन सेंटीमीटर। ये हो गया मेरा क्या, बेलन का आयतन। मतलब बेलन में 3 2 3 4 इतना घन सेंटीमीटर लोहा, मतलब लोहे का आयतन इतना हो गया, इतना घन सेंटीमीटर उसमें लोहा है। ये हो गया तुम्हारा बेलन का आयतन। देखो अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है क्या कि इस बेलन के, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है क्या कि इस बेलन के वक्र तल को 50 पैसे की दर से रंग करने में कितना खर्च आएगा। इस बेलन के वक्र तल को 50 पैसे की दर से रंग करने में कितना खर्च आएगा, है ना। तो देखो खर्च जब भी निकाला जाता है तो सबसे पहले देखा जाता है कि बना क्या रहा है। तो बेलन का वक्र तल बना रहा, अगर वक्र तल को बनाने का खर्च पूछा है, रंग करने का खर्च पूछा है, तो उसके जिस चीज को बना रहा उसी से हम लोग गुणा कर देते हैं। अगर वक्र तल को बना रहा तो वक्र तल के क्षेत्रफल से गुणा कर देंगे, किसको, जिस दर से बना रहा है उस दर से। तो किस दर से बना रहा, 50 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से। मतलब 1 वर्ग सेंटीमीटर को अगर रंग कर रहा है तो 50 पैसा खर्च हो रहा है। तो पूरे तल को अगर रंग करेगा तो कितना खर्च होगा, आई बात समझ में। 1 वर्ग सेंटीमीटर को रंग करने का खर्च 50 पैसा है, तो पूरे को रंग करेगा तो कितना खर्च होगा, लेकिन पूरा नहीं, संपूर्ण तल नहीं, सिर्फ वक्र तल। तो जिस तल को बनाने का खर्च पूछ रहा है उसी तल को हम लोग क्या करेंगे, रंग करेंगे। तो अगर हमको बनाने का खर्च अगर पूछ रहा है, रंग करने का खर्च पूछ रहा है वक्र तल को, तो वक्र तल के क्षेत्रफल से गुणा कर देंगे। संपूर्ण तल का पूछेगा तो संपूर्ण तल से गुणा कर देंगे, संपूर्ण तल के क्षेत्रफल से गुणा कर देंगे। लेकिन किसको, जिस दर से खर्च कर रहा है, जिस दर से बना रहा है। जैसे 50 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर से बना रहा है तो 50 पैसे से गुणा कर देंगे। तो देखो वक्र तल के क्षेत्रफल को रंग करने का खर्च कितना हो जाएगा। इसका वक्र तल का क्षेत्रफल कितना था, 924 है ना, 924 वर्ग सेंटीमीटर। 1 वर्ग सेंटीमीटर को रंग कर रहा तो 50 पैसा खर्च होगा। तो 924 वर्ग सेंटीमीटर को रंग करने का खर्च कितना आएगा ये हमसे पूछ रहा। तो क्या कर देंगे, इसको गुणा कर देंगे। तुम ही सोचो ना, 1 कलम का दाम अगर 5 रुपया हो तो 10 कलम का दाम 50 रुपया होगा। गुणा करके पाए
तो 1 वर्ग सेंटीमीटर को रंग कर रहा तो 50 पैसा खर्च हो रहा। 924 वर्ग सेंटीमीटर में कितना खर्च पड़ेगा, तो गुणा कर देंगे किससे, 50 पैसा से। ये आंसर जो मेरा निकल के आएगा वो किस में होगा, पैसा में, लेकिन हम लोग इसको किस में चेंज करेंगे, रुपया में। तो पैसा को रुपया में चेंज करने के लिए हम लोग 100 से भाग दे देते हैं, तो 100 से भाग दे रहे, ये 50 से कट जाएगा 2 बार में, और 2 से ये कट देगा, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 दूना 4, 462। मतलब अगर उसको रंग करवाना होगा तो 462 रुपया मेरा खर्च होगा। लेकिन किसको, सिर्फ वक्र तल को, संपूर्ण तल को नहीं, मतलब दोनों आधार वाला ऊपर और नीचे वाला भाग को छोड़ करके सिर्फ वक्र तल को रंग करने में इतना खर्च होगा। अब 5वां क्वेश्चन बोल रहा है क्या, कि इसके संपूर्ण तल को पॉलिश करने में कितना खर्च होगा, 1.5 रुपये की दर से। 1.5 रुपये की दर से संपूर्ण तल को पॉलिश किया जा रहा है, तो पॉलिश करने का खर्च कितना होगा। तो संपूर्ण तल को पॉलिश कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि खर्च निकालने के लिए संपूर्ण तल के क्षेत्रफल से गुणा कर देंगे। किसको, दर को, जिस दर से बना रहा है। तो किस दर से बना रहा है, 1.5 रुपये की दर से। 1 वर्ग सेंटीमीटर बना रहा है तो 1.5 रुपया खर्च हो रहा है। तो जितना भी बनाएगा कितना खर्च होगा, तो गुणा कर देंगे, कितना बना रहा, जितना मेरा वक्र संपूर्ण तल है। तो यहाँ पे लिखेंगे संपूर्ण तल को पॉलिश करने में खर्च, संपूर्ण तल को पॉलिश करने में क्या खर्च आएगा, है ना। तो देखो संपूर्ण तल का क्षेत्रफल है 1232, उससे हम लोग 1.5 का इंटू कर दे रहे, 1.50 दिया था तो उससे इंटू कर रहे हैं। दशमलव बिंदु को अब हम लोग यहाँ पे ये करेंगे, एडजस्ट करेंगे। कैसे, पॉइंट के बाद दो डिजिट दिख रहा है तो 1 के पीछे 2 जीरो नीचे आ जाएगा, काट दो, 1 0 कट गया, 5 3 15, 5 दूना 10, फिर ये 2 से कटेगा, 2 छक्के 12, फिर 2 एकम 2, 2 छक्के 12। अब 616 से 3 का गुणा कर दोगे तो 6 3 18, 3 एकम 3 1 4, फिर 6 3 18, 1848 रुपया पॉलिश करने का खर्च आएगा। आई बात समझ में। अब छठा क्वेश्चन जो किया है हमसे कि अगर 1 घन सेंटीमीटर लोहे का वजन 200 ग्राम है तो उस पूरे बेलन का वजन कितना है। बात को जरा समझोगे, किसी भी पदार्थ का वजन उसके आयतन पर निर्भर करता है। उसका आयतन जितना होगा उसका वजन उसी हिसाब से निकलता है। यहाँ पे लोहे का वजन हमको बोल रहा है निकालने को, बेलन का वजन। तो बेलन का वजन मतलब उसके आयतन का वजन हमको निकालना है। 1 घन सेंटीमीटर लोहे का वजन 200 ग्राम दिया है, तो 1 घन सेंटीमीटर लोहे का वजन देने का मतलब क्या हुआ, इकाई आयतन का वजन दिया हुआ है, वो भी इकाई आयतन सेंटीमीटर में लेकर के। तो 1 घन सेंटीमीटर का वजन 200 ग्राम है, तो बोल रहा बताओ पूरे बेलन का वजन कितना होगा। तो पूरे बेलन का वजन मतलब पूरे बेलन के आयतन का वजन, क्योंकि पूरे बेलन का वजन किस हिसाब क्यों बना है, उसमें जितना लोहा है उस लोहे के हिसाब से ना बना है। उसमें जितना लोहा है उसी लोहे के हिसाब से उसका वजन बना, लोहे के कारण उसका वजन बना। किसका, उस लोहे की वस्तु का, उस लोहे के वस्तु का, बेलन का। आई बात समझ में। तो यहाँ पे बेलन का वजन पूछ रहा, मतलब लोहे का वजन जितना होगा बेलन का वजन भी वही होगा। तो लोहे का वजन कैसे निकालेंगे, लोहे का वजन मतलब लोहे के आयतन का वजन, बेलन के आयतन का वजन या लोहे का वजन। तो बेलन के आयतन का वजन निकल के जितना आएगा, लोहे के आयतन का वजन या बेलन के आयतन का वजन निकल के जितना आएगा, हम कहेंगे कि बेलन का वजन भी वही होगा। मतलब यहाँ पे हमसे जो वजन पूछ रहा वो किसका पूछ रहा, बेलन का वजन पूछ रहा। बेलन का वजन मतलब बेलन के पूरे आयतन का वजन, बेलन के पूरे आयतन का वजन जितना होगा वही उस बेलन का वजन होगा या फिर उस वस्तु का वजन होगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पे निकालेंगे, देखो, तो बेलन का वजन मतलब बेलन के पूरे आयतन का वजन निकाला जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो कितना था मेरा 3234 ना, इतना घन सेंटीमीटर लोहा था, और 1 घन सेंटीमीटर का वजन अगर 200 ग्राम है, हम जितना भी लोहा था उन सभी लोहे में से 1 घन सेंटीमीटर लोहा निकाले, उसका वजन किए 200 ग्राम आया। तो सोचो कि उस लोहे के अंदर अगर इतना घन सेंटीमीटर लोहा है तो पूरे इतने का वजन कितना हो जाएगा। अगर 1 घन सेंटीमीटर का वजन हम लोग कर रहे हैं तो 200 आ रहा, तो इतने का वजन कितना होगा। तो इतने का वजन निकालने के लिए क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो इसका जब गुणा होगा तो कितना होगा, देख लो, ये 4 दूना 8, 3 दूना 6, फिर 2 दूना 4, 3 दूना 6,
2 से इसका गुणा कर दिया और 2 तो 0 है तो 2 तो 0 बैठा दिए, इतना ग्राम आया। लेकिन इस ग्राम को अब हम लोग किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 से भाग दे दो, तो 646800 को 1000 से भाग दे देंगे तो 0000 कट गया, पूरा नहीं कटेगा तो 10 से भाग देंगे तो दशमलव बिंदु एक स्थान इधर घसक जाएगा, क्योंकि एक के पीछे एक जीरो है। एक जीरो रहेगा तो एक स्थान घसकेगा, 2 जीरो रहेगा तो 2 स्थान, 3 जीरो रहेगा तो 3 स्थान। तो यहाँ पे 8 बच गया तो 8 के बाद एक स्थान घसकेगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 646.8, इतना किलो, मतलब उस लोहे की वस्तु का वजन इतना हो जाएगा, उस बेलन का वजन इतना हो जाएगा। आई बात समझ में? क्वेश्चन क्लियर हुआ?